दीपू चंद्र दास की हत्या दलित, हिंदू और एक सुनियोजित चुप्पी। मजहब जब तक आस्था तक सीमित रहता है तब तक उसे सही माना जा सकता है। आस्था की आड़ में जब कट्टरपंथी लोग आम जनता का खून बहाने लगे तब इन कट्टरपंथी लोगों को जवाब देना बन जाता है। धर्म का चोला पहनकर आतंक मचाने वालों पर लगाम लगाना बन जाता है। धार्मिक कट्टरता कहीं की भी हो उससे जायज नहीं ठहराया जा सकता। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाने, बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हत्याओं के पीछे की असली वजह विभाजन के समय आए हिंदुओं के पीछे का राजनीतिक षड्यंत्र और इससे पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी। अंत में यह भी बताएंगे कि भारत में इस तरह की हत्याएं या घटनाओं को किस तरह अंजाम दिया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। आपको बता दें, आज की यह रिपोर्ट ना तो हल्की है ना ही आराम से सुनी जा सकती, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक इंसान को जिंदा जलाए जाने की। नाम है दीपू चंद्र दास, जगह बांग्लादेश। आरोप ईश निंदा, बिना किसी अदालत, बिना किसी जांच, बिना किसी सबूत एक युवक को फैक्ट्री से घसीटा गया, पेड़ से बांधा गया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया और दुनिया चुप रही। यह एक हत्या नहीं, पैटर्न है। यह कोई अकेली घटना नहीं है। अगस्त के बाद से अब तक 40 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है, इसमें ज्यादातर कौन है? उत्तर कड़वा है। बांग्लादेश में हिंदू 1 करोड़ 40 लाख, इनमें से 80 लाख दलित एससी, यानी हर दूसरा हिंदू दलित। अब दीपू चंद्र दास की बात करें तो दास सरनेम कौन लगाते हैं? बांग्लादेश में या तो दलित या बहुत सीमित संख्या में कायस्थ। कायस्थ मजदूर वर्ग नहीं है, फैक्ट्री लेबर में नहीं है, तो फिर संभावना क्या है? मारा गया युवक दलित था। आपको बता दें, दलितों से किया गया पहला ऐतिहासिक धोखा। यह वही दलित हैं जिनसे इतिहास में पहला बड़ा धोखा हुआ। जब देश का विभाजन हो रहा था तब जोगेंद्र नाथ मंडल के कहने पर बंगाल के कई दलितों ने मुस्लिम लीग पर भरोसा कर लिया। सोचा गया हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन हुआ क्या? भारत को जनसंख्या के आधार पर मिलने वाला इलाका नहीं मिला। पाकिस्तान को सीधा रणनीतिक लाभ मिला और दलित वहीं असुरक्षित अल्पसंख्यक बनकर फंस गए। इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर से राजनीतिक दुश्मनी के कारण खुलना जैसे इलाके जहां पर 70% से ज्यादा हिंदू रहते थे, जिनमें से ज्यादातर दलित हैं, उन्हें पाकिस्तान को सौंप दिया गया। यह कोई भूल नहीं थी, यह राजनीतिक फैसला था जो डॉक्टर अंबेडकर से खुन्नस निकालने में उन्हें पाकिस्तान में फेंक दिया, जिसे आज वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं। बाबा साहब को रोकने की साजिश बहुत बड़ी रही। अब आते हैं सबसे असहज सच पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा से दूर रखने की कोशिश की गई, सीट हरवाई गई, राजनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया गया। लेकिन राजनीति का खेल तो उल्टा पड़ गया। नेहरू की चालों के चलते 1946 में वे विभाजित भारत के बंगाल से चुने गए थे। लेकिन विभाजन अगस्त 1947 के बाद वह निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। नतीजा, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। देश में दलित आंदोलन भड़क उठा। दलितों ने साफ कहा
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बिना संविधान स्वीकार नहीं करेंगे। तब जाकर सत्ता डरी, अंग्रेजी शासन का दबाव बना और मजबूरी में मुंबई की सीट से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लाया गया संविधान सभा में। यह सम्मान नहीं था, ये राजनीतिक मजबूरी थी। नेहरू गांधी मॉडल में SC ST कहां थे, जो आज राहुल गांधी पूरी कांग्रेस पूरा रोना रोती है कि हमने डॉक्टर बाबा साहब को बहुत कुछ दिया। तो देखिए ना, अब सवाल पूछना जरूरी है, गांधी नेहरू के एजेंडे में SC ST कहां थे? जवाब सीधा है, कहीं नहीं। उनका फोकस था अल्पसंख्यक, अलग निर्वाचन मंडल, बाद में अनुच्छेद 30, दुनिया का सबसे ताकतवर संस्थागत आरक्षण इसे ही कहा जाता है। लेकिन नेहरू को SC ST आरक्षण उन्हें असहज करता था। नेहरू द्वारा लिखे गए आरक्षण विरोधी पत्रों से ही सरकारी सिस्टम में आया। नो फाउंड सुटेबल। नो फाउंड सुटेबल सबसे खतरनाक हत्या। आंकड़े समझिए, कुल पद 100 है। SC ST का हक उसमें से बनता है 25 पद। मिले कितने? 2 से 4। भाई क्यों? क्योंकि कहा गया उपयुक्त उम्मीदवार नहीं, पद खाली छोड़ दिए गए। 2-4 साल बाद उन्हें सामान्य वर्ग में डाल दिया गया। यह कोई गलती नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी नीति थी जिसे आज भी लागू किया जाता है। दलितों के हक और हकूक को छीना जाता है, तब ये सब चीजें कहां जाती हैं? अब बात करते हैं बसपा ने इनका खेल कैसे बिगाड़ा। सौदा हुआ उत्तर प्रदेश में बसपा सरकारों ने 50 साल पुराने बैकलॉग तक भर दिए। इससे सत्ता में बेचैनी हुई। 2008 में कुछ विशेष भर्तियां निकली, लेकिन कीमत जामिया मिलिया इस्लामिया से SC ST आरक्षण खत्म कर दिया गया। और सबसे खतरनाक बात, कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ। सेक्युलरिज्म के नाम पर फिर दलित कुर्बान हुए। शिक्षा व्यवस्था का झूठ, गणित, अब जमीनी हकीकत। मान लीजिए पद 100 हैं, 30 अल्पसंख्यक संस्थान, 20 छोटे स्कूल, आरक्षण लागू नहीं है उनमें, 20 पहले निजी भर्ती, फिर ग्रांट, बचे 30 पद। अब 30 में से 23% रिजर्वेशन, 30 पद में से 23% रिजर्वेशन। पद कितने मिले? 7। जबकि दावा किया गया तुम्हें 23% रिजर्वेशन मिला। यह आरक्षण नहीं, यह आंखों में धूल झोंकी गई और झोंकी जा रही है। लेकिन यह लोगों को नहीं दिखता और लोग कहते हैं आरक्षण को खत्म कर दो। आरक्षण से मिला क्या? इसके बाद भी कहा जाता है ये आरक्षण पे जी रहे हैं, लेकिन सच यह है जो सवाल नहीं करता उसे धीरे धीरे करके बर्बाद कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी या खामोशी की। अब इस पूरी घटना में सबसे डराने वाली चीज हत्या से भी ज्यादा है और वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को भीड़ ने जिंदा जला दिया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की ओर से ना कोई बयान, ना कोई संवेदना, ना कोई चेतावनी, ना कोई कूटनीतिक संदेश। सवाल यह नहीं है कि भारत को क्या करना चाहिए था, सवाल सिर्फ इतना है, क्या एक वाक्य बोलना भी ज्यादा था? क्या यह कहना भी मुश्किल था कि हिंसा अस्वीकार है? प्रधानमंत्री दुनिया के मंचों पर
जब मानवाधिकार, लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। भारत में अपने भाषणों में भी हर दिन हिंदुओं को सपना दिखाते हैं कि उनकी जिंदगी दुनिया भर के लोगों से ज्यादा अच्छी बन रही है। और देश के सबसे बड़े हिंदूवादी नेता होने के नाते बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही सरेआम हत्याओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। जब आपके नेता अखंड भारत की बात करते हैं तो इस घटना के बाद ये सब मजाक सा लगने लगता है। कैसा अखंड भारत? क्या ऐसे ही अखंड भारत बनेगा जहां हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हो रही हत्याओं पर खामोश रहें, हिंदुओं की हो रही हत्याओं पर खामोश रहें, आप एक शब्द ना बोलें और बड़ी बातें करें? देश में तो वैसे भी आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। बाकी जितने भी जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, क्या वहां पर स्थिति अच्छी है? तो क्या ये मूल्य सभी के लिए समान होते हैं या फिर कुछ मौतें इतनी सस्ती होती हैं कि फिर उन पर चुप रहना राजनीतिक रूप से आसान लगता है? समझ सकते हैं, यह पहली बार नहीं है कि इस तरह की चुप्पी देखी गई हो। अगस्त के बाद बांग्लादेश में 40 से ज्यादा हिंदुओं की हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें से अधिकांश दलित हिंदू हैं और इनकी जान बहुत सस्ती है, चाहे वो देश में हो या बांग्लादेश में हो या फिर पाकिस्तान में हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में हो। लेकिन हर बार ये चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं होती, यह चुप्पी एक संदेश बन जाती है। अगर तुम्हें मारा गया तो भी यह असहज नहीं होंगे और यही संदेश हिंसा करने वालों को सबसे ज्यादा ताकत देता है। प्रधानमंत्री का पद सिर्फ सरकार चलाने का नहीं होता, यह पद होता है नैतिक नेतृत्व का, और नैतिक नेतृत्व चुनकर नहीं बोलता। अगर आज दीपू चंद्र दास पर चुप्पी है तो कल किसी और नाम पर भी होगी और परसों शायद यह चुप्पी एक आदत बन जाएगी। और ऐसा लगता है कि ये आदत बन चुकी है देश के हमारे प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि मणिपुर इतने दिनों से जलता रहा, इतने लोगों की हत्याएं हुई, तब नहीं बोले तो अब क्या ही बोलेंगे। यह सवाल ना सरकार विरोधी है ना देश विरोधी है, यह सवाल है एक नागरिक का अपने प्रधानमंत्री से। जब हम जिंदा जलाए जाते हैं तब आपकी आवाज इतनी दूर क्यों हो जाती है? इतिहास मिटा दिया जाता है। दीपू चंद्र दास सिर्फ एक नाम नहीं, वह चेतावनी है, जिस चेतावनी के आगे सब कुछ तहस नहस होता है। वह चेतावनी है, अगर अब भी नहीं बोले तो कब बोलेंगे, नहीं समझे तो कब समझेंगे, नहीं दबाव बनाया तो कब बनाएंगे। तो अगली खबर किसी और की होगी, किसी अगले दिन किसी और की होगी, अगला नाम किसी और का होगा। आप इन सब चीज़ों से भी समझ सकते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को अपनी कूटनीति के तहत ये सभी मुद्दों पे बात रखनी चाहिए थी कि जो हमारे